जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी और आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 8 यूनिट के मास्टर वीडियो में बना चुका हूं और ये 9वीं यूनिट है जिसका मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूं। और आपको पता है एक यूनिट आपकी जो 10 यूनिट है उसमें से एक यूनिट आपकी वो अवबोध वाली है, उसका मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा बाद में, लेकिन ये जो 9 यूनिट थी आपकी जिसको लेकर आपको बड़ी दिक्कत थी तो उसके मैंने 9 वीडियो बना दिए साथियों। इसमें आप देखेंगे साथियों, मास्टर वीडियो में क्या है, पूरी यूनिट का सार भी है प्लस मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू भी है। ये निश्चित रूप से साथियों टॉप 10 में रैंक दिलाने वाले वीडियो हैं। अब बात करते हैं साथियों इस वीडियो के बारे में, तो यहाँ पर साथियों ये इकाई 6 वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है और वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा पढ़नी है, बजट निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन कैसे होता है ये पढ़ना है, लोक ऋण अनुदान पढ़ना है, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ना है, लोक लेखा समिति पढ़ना है, स्वायत्ता एवं स्ववित्त पोषण का महत्व पढ़ना है और मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति कब गठित की गई। ध्यान रखें साथियों, लोक लेखा समिति जो है साथियों आपके 1921 में गठित की गई। मैं बार बार सभी ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं बार बार हर वीडियो में बताता ही हूँ। आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे और आपके हिसाब से भी मन में लगाएंगे और मैं जो लगा रहा हूँ वो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा ताकि क्या है, समय कम लगे और आपका अधिक से अधिक कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन सी है। यानी कि साथियों जो प्रकलन समिति है इसको लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं या लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा बहन है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक जो है साथियों यहाँ पर केक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केक को कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, केक को कहा जाता है। और भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है आपकी ये लोक लेखा समिति और भारत सरकार की खर्चों की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग करती है और ये समिति संसद द्वारा ही निर्मित होती है। ध्यान रखना साथियों, और लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। ध्यान रखना साथियों, लोक लेखा समिति में आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको पता है 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में पहली बार राज्यसभा से 7 सदस्यों को कब जोड़ा गया। साथियों आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो शुरुआत में जब लोक लेखा समिति बनी थी, कब बनी थी, 1921 में। उस समय साथियों लोक लेखा समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं थे, लेकिन राज्यसभा से 7 सदस्य जोड़ने का जो काम है 1954-55 से शुरू हुआ है, 1954-55 में। बिल्कुल याद रखेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, लोक लेखा समिति के संबंध में सही कथन है। आपको बताना इसमें से लोक लेखा समिति के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि यह संसद की स्थायी समिति है, बिल्कुल सही बात है। इसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष का नेता होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है साथियों। आपको पता है कि 1967 से 1967 से यह परंपरा बन गई है कि इसका जो अध्यक्ष रहेगा साथियों वो जो विपक्ष का नेता ही रहेगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता ही इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अगली बात है, मंत्री परिषद का सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल साथियों, मंत्री परिषद का जो सदस्य हैं उस समिति का सदस्य नहीं होता, यानी कि उपरोक्त सभी जो बातें हैं इसके बारे में बिल्कुल सही है। सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको इसमें ले ली है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। याद रखना साथियों, लोक लेखा समिति के जो पहले अध्यक्ष 1921 में थे वो WM हेली थे। ठीक है, याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया किसने, WM जो हेली थे ये 1921 में इसके अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, और वहीं बात करें साथियों तो 1946 में पहले भारतीय अध्यक्ष जॉन मथाई थे। पहले भारतीय अध्यक्ष 1946 में जॉन मथाई थे। और वहीं बात करें साथियों तो स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष RK शेनुस्टम सेठी जो है आपके स्वतंत्रता के बाद थे। और वर्तमान अध्यक्ष आपको बताइए अधीर रंजन चौधरी है। तो ये चारों मैंने बता दिए, फिर भी इसके क्वेश्चन भी ले लिए, ध्यान से सुन लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष, तो पहले भारतीय अध्यक्ष यहाँ पर आपके जॉन मथाई है। लोक लेखा समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जॉन मथाई थे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से सुन लें। स्वतंत्रता के बाद लोक लेखा समिति के पहले अध्यक्ष मैंने बताया, स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष आपके RK सेठी है ना, RK शेनुस्टम सेठी जो है यहाँ पर ये अध्यक्ष थे, ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लोक लेखा समिति के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो अभी विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी है। कौन है, अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति की संरचना इस प्रकार है। साथियों लोक लेखा समिति की जो संरचना है वो किस प्रकार है आपको ये बताना है। तो आपको बताइए, अभी बताया था मैंने आपको, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं और सेम टू सेम लोक
लेखा समिति में भी होता है, और एक और जो आपकी लोक उपक्रम समिति उसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। वहीं आप बात करें साथियों की जो प्राक्कलन समिति है, जो कि सबसे बड़ी समिति होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं, लेकिन 30 सदस्य उसमें लोकसभा से ही रहते हैं। ये कुछ अंतर है। आपके सिलेबस में तो लोक लेखा समिति ही लगी हुई है, लेकिन आपको लोक उपक्रम समिति और बात करें प्राक्कलन समिति के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि साथियों दोनों ही महत्वपूर्ण समितियां हैं, है ना, और इससे जुड़ी हुई है। लोक उपक्रम समिति की संरचना किस प्रकार है? लोक उपक्रम मैंने अभी बताया, लोक उपक्रम और लोक लेखा दोनों 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी कि इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की संरचना इस प्रकार है। अब प्राक्कलन समिति की जो संरचना है साथियों वो आपको बताना है। तो प्राक्कलन समिति की जो संरचना है साथियों ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, 30 सदस्य जो हैं लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थायी समिति है, यानी कि साथियों स्थायी समिति कौन सी? इसमें से लोक लेखा समिति है क्या, लोक उपक्रम समिति है क्या, या प्राक्कलन समिति? साथियों उपरोक्त सभी ये आपकी तीनों समितियाँ जो हैं ये स्थायी समिति हैं। कैसी है साथियों? ये स्थायी समिति है। ध्यान रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। ये जो है सभी स्थायी समिति है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रम समिति का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, इनका कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ध्यान रखें साथियों, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और 1 वर्ष के बाद पुनः जो है वापस ये समितियाँ बनाई जाती है। यानी कि ये स्थायी समिति है, लेकिन इनको हर साल इनको 1 साल में बनाया जाता है और ये किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे साथियों। अगला है, केक की रिपोर्ट की जाँच कौन सी समिति करती है? ध्यान रखना साथियों, इसमें जो लोक लेखा समिति है केक जो रिपोर्ट देता है ना उसकी जाँच करता है। केक की रिपोर्ट की जाँच कौन सी समिति करती है साथियों? तो वो आपकी लोक लेखा समिति केक की रिपोर्ट की जांच करती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, किस समिति को हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं? किस समिति को हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं साथियों? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, यहाँ पर जो है साथियों आपकी लोक लेखा समिति, क्योंकि ये 1921 में स्थापित हुई थी, और 1921 से अभी तक जो है 2021 तक आप बात करेंगे तो 100 साल पूरे हो गए इसको। ठीक है, तो मोस्ट आईएमपी है, किस समिति को हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं साथियों? तो ये आपको लोक लेखा समिति को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1921 से 2021 तक इसको 100 साल पूरे हो गए हैं, और ये भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग करती है, और यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। ध्यान रखना, ठीक है। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और केक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। केक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाए। वो निर्वाचन कैसे होता है? इसके सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन के अलावा, वो भी ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और रिवीजन भी करवा रहा हूँ मैं आपका। 1954-55 में क्या हुआ था? पहली बार राज्यसभा से 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। और लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से, याद रखना सभी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड जो है सुधार भी बोलते हैं ना। ध्यान रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ध्यान रखना आप। अगला है, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण, ध्यान रखना क्या बोल रहा है कि यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा यानी कि केक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी है। 1921 में जो पहले थे वो WM हेली थे। स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष थे वो R.K. शेनुटम शेट्टी थे। और जो है साथियों यहाँ पर 1946 में भारतीय अध्यक्ष जो पहले बने थे वो जॉन मथाई थे। और सामान्यतः विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष रहता है, याद रखना। और ये परंपरा कब से बनी? 1967 से बनी। ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये परंपरा 1967 से बनी है। ठीक है साथियों, और ध्यान रखना तीनों समितियों में मंत्री सदस्य नहीं होते हैं, और तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है साथियों, और आपसे निवेदन है, अगर आपको लगता है कि बहुत ही मोस्ट IMP MCQ में अगर ले रहा हूँ तो साथियों आप जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन इसी संबंधी कि लोक लेखा समिति का जो गठन है वो हर साल लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। वो नियम नंबर कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, 308 नियम। ध्यान रखना, नियम नंबर 308 बोलता है कि इसमें क्या होता है साथियों, आपका जो लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत जो है इसका गठन किया गया है। ध्यान रखना, लोक लेखा समिति का जो गठन है वो हर साल नियम नंबर 308 के तहत, कौन सा नियम? लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम नंबर 308 के तहत किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसको 100 साल पूरे हुए हैं, इससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और साथियों आपको बता दूं कि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आने वाले हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
केक के कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। अब साथियों आप केक पर चलते हैं, केक का कर्तव्य। तो साथियों आपको पता है जो केक है, केग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आपके केक का जो संबंधित इनकी नियुक्ति 148 में, ध्यान रखना इनकी नियुक्ति 148 में है, लेकिन इनकी जो कर्तव्य है वो 149 में है, और ये प्रतिवेदन देते हैं वो 151 के अंतर्गत देते हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है केक के कर्तव्य, तो कर्तव्य 149 में। MPPSC ने 2019 में क्वेश्चन पूछा भी था, केक का जो कर्तव्य है साथियों वो 149 में है। किसमें है? 149 में है। केक की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद हैं। केक की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है साथियों? ध्यान रखना, केक की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद अभी बताया 148 148 है। कौन सा है? 148 है। अगला है केक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है? ध्यान रखना साथियों, यह अनुच्छेद 151 जो है ना, इस अनुच्छेद 151 के अंतर्गत केक क्या करता है? अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है आप देखेंगे संघ स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है, और फिर ये राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं? आप देखेंगे राष्ट्रपति संसद के समक्ष उसको रखते हैं और राज्यपाल जो है फिर विधानमंडल में रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो साथियों, अगर स्पेशल आपको पूछ लिया जाए कि अगर बात करें कि आपको ये बताना हो कि संघ में जो राष्ट्रपति जो प्रतिवेदन रखते हैं तो वो किस अनुच्छेद, तो 151 1 के अंतर्गत आता है, 151 1 के अंतर्गत आता है। और वहीं जब राज्यपाल को जब सौंपते हैं तो वो 151 2 के अंतर्गत आता है, 151 2 के अंतर्गत आता है। ये याद रखना साथियों, ध्यान रखना। जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसके दो भाग है, 151 1 और 151 2। 151 1 में संघ में राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो कि फिर वो संसद के समक्ष रखवाते हैं। और वहीं बात करें 151 2 में, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे केक जो है किसको सौंपता है? गवर्नर को सौंपते हैं 151 2 के अंतर्गत, जो कि फिर वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखना साथियों। अगला है केक का कार्यकाल कितना होता है? तो केक का कार्यकाल आपको पता ही है साथियों, केक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है केक का कार्यकाल। ठीक है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको एक और बात बता दूं कि वर्तमान केक कौन है साथियों? तो वर्तमान केक है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू आपके 14वें केक हैं और वर्तमान केक है। और भारत के जो पहले केक थे वो थे नरहरि राव। भारत के जो पहले केक थे नरहरि राव थे। इनकी नियुक्ति आपको पता है, केक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं, ये शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बता दिया है साथियों। और ध्यान रखना साथियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश महालेखा कार्यालय ग्वालियर में है। इसको ऑडिट भवन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? ये ग्वालियर में है, और इसको ऑडिट भवन भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की स्थापना हुई साथियों 1 मई 1984 को। ठीक है, 1 मई 1984 को इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की स्थापना हुई, ये ग्वालियर में है, और इसको ऑडिट भवन भी कहा जाता है, इसको ऑडिट भवन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1733 में पहली बार, अब साथियों बात करते हैं बजट पर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बजट पर। बजट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने ले लिए हैं। अगर आपको लग रहा है साथियों कि जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण सार दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण MCQ ले रहा हूँ, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका बजट से संबंधित कि 1733 में, ध्यान रखना साथियों, क्या बोल रहा है कि 1733 में पहली बार ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजट को पहली बार विश्व स्तर पर कब प्रस्तुत किया गया। तो बजट जो है ब्रिटिश में जो संसद प्रस्तुत हुआ था, ब्रिटिश संसद में जो पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ था साथियों, तो वो आप देखेंगे 1733 में हुआ था। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि बजट पहली बार 1733 में प्रस्तुत हुआ था, और कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 1733 में पहली बार ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था साथियों? वो रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा ब्रिटिश संसद में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर बात करें फरवरी 1860 में पहली बार भारत में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखें साथियों, विश्व स्तर पर 1733 में पहली बार हो गया था, और भारत में वहीं 1860 में हुआ, फरवरी 1860 में वो भारत में हुआ, और ये जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है, और वहीं विश्व स्तर का जो बजट का जनक है रॉबर्ट वॉलपोल है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है साथियों, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत में पहली बार किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखना साथियों, स्वतंत्र भारत में पहली बार जो बजट है अपने यहाँ पर RK षणमुखम चेट्टी द्वारा
ठीक है। R.K. षणमुगम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और बजट प्रस्तुत कौन करता है आपको पता है? वित्त मंत्री करते हैं, तो ये सभी वित्त मंत्री रहे हैं। अगला है 28 फरवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र भारत का पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो गणतंत्र भारत का पहली बार जो बजट है साथियों आपका जॉन मथाई ने यहाँ पर साथियों गणतंत्र भारत का पहला बजट, यानी कि 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। देखो बजट से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने ले लिए हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है पहली बार डिजिटल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो पहली बार जो डिजिटल बजट है साथियों आपको बताइए 1921 में 1921 के 2021 में और 2022 में निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया वो डिजिटल बजट था। डिजिटल बजट मतलब यहाँ पर पेज का उपयोग नहीं किया, एक प्रकार से आप टेबलेट का उपयोग करके बजट पढ़ा है उन्होंने। ठीक है, तो पहली बार जो डिजिटल बजट है वो निर्मला सीतारमण ने 2021 और 2022 में डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। और अभी तक ये चौथी बार बजट प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण ने। ये भी पूछा जा सकता है निर्मला सीतारमण द्वारा जो ये बजट प्रस्तुत किया गया ये कौन से नंबर का था? तो ये चौथी बार इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक सबसे ज़्यादा बार किसने प्रस्तुत किया है बजट? तो ध्यान रखना वो मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत किया है, ये बात भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, और यहाँ पर आप निर्मला सीतारमण आपको बताइए ये स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री पहली है भारत की पहली स्वतंत्र रूप से मुख्य आपके क्या बोलते हैं वित्त मंत्री कौन है? और निर्मला सीतारमण है। और वहीं आप देखें साथियों इंदिरा गांधी भी रही है, लेकिन उनके पास में जो प्रधानमंत्री भी थे और साथ साथ में ये भी कार्यभार संभाला था उन्होंने। लेकिन यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो है ये स्वतंत्र रूप से पहली भारत की क्या है वित्त मंत्री है जिसने बजट भी प्रस्तुत किया है। ये महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान रखें साथियों, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान वित्त मंत्री के रूप में किसने बजट प्रस्तुत किया? अभी आपको बताइए निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से पहली महिला वित्त मंत्री, मैंने अभी बताया कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रहते हुए पहली महिला वित्त मंत्री, तो मैंने बताया प्रधानमंत्री रहते हुए ये आपके इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी इन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी 1999 को पहली बार शाम को 5 बजे की बजाय सुबह 11 बजे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे। साथियों आपको पता है इंग्लैंड की तर्ज पर, लंदन की तर्ज पर हमारे यहाँ भी क्या होता था, क्योंकि वहाँ पर तो साथियों सुबह 11 बजे ही प्रस्तुत होता था बजट, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वहाँ सुबह 11 था, हमारे यहाँ पर वहाँ सुबह होता था, तो हमारे यहाँ पर शाम को होता था बजट प्रस्तुत, क्योंकि लगभग आपको पता ही है कि टाइमिंग में हमारे यहाँ पर 12 घंटे का लगभग गैप है। तो वहाँ पर जब सुबह प्रस्तुत किया जाता था बजट तो हमारे यहाँ पर शाम को प्रस्तुत कर रहे थे ये बजट। लेकिन साथियों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज जो किया है वो किया है, आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उसके समय यशवंत सिन्हा जो थे आपके ये क्या थे, ये आपके वित्त मंत्री थे। और इन्होंने क्या करा साथियों, इनका एक महत्वपूर्ण देन ये रही है कि जो फरवरी माह में आप देखेंगे कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो शाम को प्रस्तुत किया जाता था, पहले शाम को 5 बजे, अब वो टाइम चेंज करके 11 बजे प्रस्तुत करने की शुरुआत करी थी। वो किसने करी थी? यशवंत सिन्हा ने करी थी। याद रखना 27 फरवरी 1999 को पहली बार बजट शाम को 5 बजे की बजाय सुबह 11 बजे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ये यशवंत सिन्हा थे। याद रखना कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। और समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है किस वित्त मंत्री ने बजट की तारीख फरवरी के आखिरी दिन से बदलकर फरवरी के पहले दिन कर दी? आपको बताइए साथियों 2017 से पहले है ना बजट जो है फरवरी माह के आखिरी तारीख को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन साथियों अब चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अरुण जेटली जी जो हैं ये उस समय वित्त मंत्री थे, तो अरुण जेटली जी द्वारा क्या किया गया है फरवरी 2017 में जो है बजट की तारीख को फरवरी के आखिरी तारीख से चेंज करके फरवरी के पहले दिन प्रस्तुत किया गया। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज था ये अरुण जेटली द्वारा किया गया। एक और चेंज है इनके द्वारा ही है, अरुण जेटली जी द्वारा ही है कि 2017 में इन्होंने रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया था। रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने का काम वो भी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने किया था। और साथियों आपको पता ही है यहाँ पर एक एकवर्त कमेटी जो थी है ना, उस एकवर्त कमेटी ने आप देखेंगे क्या करा था, रेलवे बजट को आम बजट से जो है अलग करने का काम किया था पहले है ना। और यहाँ पर जो मिलाने का काम किया है साथियों वो आपने किया है किसने? अरुण जेटली जी ने किया है। दोनों बजट को वापस मिलाने का काम इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द किस भाषा का है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बजट शब्द जो है साथियों ये फ्रेंच भाषा का है। ध्यान रखना फ्रांसीसी शब्द है आपका, फ्रेंच भाषा का है ना, ध्यान रखना बजट शब्द है। बजट बुजेट भी बोलते हैं इसको। फ्रांसीसी शब्द बजट का अर्थ क्या है? बजट का अर्थ है चमड़े का थैला साथियों। क्या है? बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी कि पहली बार जब प्रस्तुत किया गया था तब चमड़े के थैले में प्रस्तुत किया गया था है ना, इसलिए वहीं से ये परिपाटी चली आ गई थी साथियों की यहाँ परंपरा बन गई थी कि उस चमड़े के थैले में प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन ये परंपरा तोड़ने का काम हो रहा है लगातार। और साथियों आप देखेंगे यहाँ पर अभी डिजिटल बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका
चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला जो है, चाइल्ड बजट जो है भारत में पहली बार किस राज्य ने प्रस्तुत किया? तो ये आपके मध्य प्रदेश ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि साथियों, चाइल्ड को लेकर जो बजट है वो चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाइल्ड बजट। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपको याद होगा जीरो बेस बजट भी होता है। ये जीरो बजट बेस की जो जीरो बजट जो है इसकी शुरुआत पहली बार 1987-88 में हुई। ये याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ बात आपको। ठीक है, और जो जेंडर आधारित जो बजट है साथियों, ये प्रथम बार 2005-6 में शुरुआत हुई थी। 2005 और 6 में जेंडर आधारित बजट की शुरुआत हुई। तो वहीं जीरो है ना साथियों, वहीं अगर बात करें अपन जीरो बेस बजट जो है ये 87-88 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, तो ये इस बातें मैंने बताई। अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अब कुछ अनुच्छेद जो बजट से संबंधित महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 112 संबंधित है। तो अनुच्छेद 112 किससे संबंधित साथियों? देखो साथियों, संविधान में कहीं भी बजट नाम का वर्णन नहीं है। बजट तो नाम आया ही नहीं कहीं से कहीं, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण आया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम सामान्यतः बजट बोलते हैं, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। साथियों एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। साथियों जब आप मनी बिल लिखते हो, वित्त विधेयक, इंग्लिश में जब मनी लिखते हो ना, तो मनी जब लिखते हो तो MO लिखते हैं, और ये बीच का अगर ये हटा दो आप साथियों, तो एक ये और एक ये, तो 110 हो रहा कि नहीं हो रहा? एम के जब एम लिखे हैं ना, एम के बीच वाले हटा दो तो एम 110 बन जाता है। तो ये 110 आपका किससे? मनी बिल से संबंधित, मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक से संबंधित है। और अगर बात करें साथियों, अगर इसी 110 में अपन 89 मिला दें तो वो राज्य के वित्त विधेयक हो जाता है। 89 मिला देंगे कितने हो जाएगा? 199 हो जाएगा। तो 199 आपका क्या हो जाएगा? राज्य का वित्त विधेयक हो जाएगा। ध्यान रखना, राज्य वित्त विधेयक से संबंधित 199, यानी कि राज्य में जो वित्त विधेयक है वो 199 है। और वहीं बात करें साथियों की जो केंद्र पे स्तर पर या संघ स्तर पर जो आपका वित्त विधेयक वो 110 है। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों अनुच्छेद 116 संबंधित है। साथियों लेखानुदान आपने सुना ही होगा। क्या होता है? जब बजट प्रस्तुत किया जाता है एक साल के दरमियान होता है सब कामकाज, यानी एक साल का होता है बजट। यानी कि आप देखते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो भी साल है आपका, जो अपने आप का जो वित्तीय वर्ष माना जाता है, उसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन साथियों कई बार ऐसा होता है कि बजट प्रस्तुत करने में ज़्यादा समय लग जाता है। पता चला 31 मार्च तक अपने पास बजट तो है, लेकिन 31 मार्च के बाद के समय के लिए अपने पास बजट नहीं है। तो फिर वो बजट जब पूरी तरह से प्रस्तुत हो उसमें समय लगता है, तो प्रस्तुत होने में समय लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं, है ना, बजट पेश होने में, पूरी तरह से पास होने में। तो साथियों उस दौरान जब बजट प्रस्तुत नहीं होता तो उस दौरान के खर्च के लिए जो है एक छोटा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जैसे बोलते हैं लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट बोलते हैं। ये होता है आपका लेखानुदान, ये अनुच्छेद 116 के अंतर्गत होता है। ठीक है, जो अनुदान जो आपका लगा हुआ है ना, तो ये अनुदान के अंतर्गत ये भी चीज़ें आती है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई आपको। साथियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 266 भी याद रखना। अनुच्छेद 266 जो है इसका एक आपका संचित निधि है, और अनुच्छेद 66(2) जो है आपका लोक निधि है। याद रखना, 266 266(1) जो है भारत की संचित निधि है, और वहीं बात करें साथियों कि 266(2) जो है आपका ये लोक निधि है। ठीक है, पब्लिक फंड है। ठीक है साथियों, और वहीं बात करें साथियों 267 जो है आपका ये भारत की आकस्मिक निधि है। ये भारत की आकस्मिक निधि है, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण हैं चीज़ें मैंने आपको बता दी है साथियों। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर और भी महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि देखो साथियों मैंने आपको इस यूनिट के और भी क्वेश्चन है, अभी आप बने रहें, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आपको मैं बताता हूँ, बजट संबंधित और भी क्वेश्चन है। लेकिन अभी आप बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि अगर आपको जो आपकी पार्ट ए से संबंधित भी अगर यूनिट चाहिए तो आप मेरे को ना कमेंट करके बता दें, क्योंकि पार्ट बी के लगभग मैंने यूनिट पूरी खत्म कर दी है। सभी यूनिट आपके मैंने मास्टर वीडियो दे दिए गए हैं। लेकिन अगर साथियों आपको पार्ट ए के भी मास्टर वीडियो चाहिए या इस प्रकार से वीडियो चाहिए महत्वपूर्ण, तो आप कमेंट करके बता दें, और आपको वीडियो कैसे लगे ये भी बताएं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब साथियों पहले अनुदान पे भी बात कर लें अपन। देखो अनुदान भी होता है ना, अनुदान क्या होता है आपको बताइए साथियों, है ना, अनुदान भी दिया जाता है। देखो अनुदान एक तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने बजट में देखा होगा अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, है ना, प्रत्यानुदान, अपवानुदान, सांकेतिक अनुदान। तो ये क्या होते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा इन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे अनुपूरक अनुदान क्या होता है साथियों, ध्यान रखना, अनुपूरक अनुदान के बारे में बता रहा हूँ। अनुपूरक अनुदान से मतलब है कि जब किसी विशेष, याद रखना क्या बोल रहा है, कि जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए, तो फिर जो बजट दिया जाता है तो उसे बोलते हैं अनुपूरक। जैसे आपने पूरक कॉपी ली होगी, जब आप एग्जाम देने जाते हैं 10वीं 12वीं में, तो आपने एक पूरक कॉपी ली होगी, आपकी कॉपी पूरी फुल हो जाती है, फिर आप पूरक कॉपी लेते हैं कि नहीं लेते हैं कि भैया जो जितना भी था, जितने क्वेश्चन थे उसमें नहीं आ रहे, फिर पूरक कॉपी दे दो हमें, सप्लीमेंट्री कॉपी दे दो। तो ये इस प्रकार का ही होता है अनुपूरक अनुदान भी, मतलब जब किसी विशेष सेवा हेतु जो विनियोग अधिनियम द्वारा जो प्राधिकृत राशि है उस वर्ष हेतु
वस्तु जब चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाया जाए तो फिर अपन थोड़ा और उसमें लेते हैं, तो उसे बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। समझ में आ गया? अनुपूरक पूरक यानी कि कोई योजना के लिए अपन माना कोई राशि लिए, माना कोई योजना है, उस योजना के लिए अपना राशि ली माना कि 5 करोड़, लेकिन वो 5 करोड़ कम पड़ गई तो उसके लिए कुछ और राशि लेंगे तो उसे बोलेंगे अपन अनुपूरक अनुदान। इसी प्रकार साथ ही होता है एक होता है अतिरिक्त अनुदान। इसमें क्या होता है, किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो। यानी कि साथियों उस समय जब अपने बजट प्रस्तुत किया था तब जो अब देखेंगे उस समय हम लोगों ने क्या करता है, उस समय इसके बारे में चर्चा नहीं करी थी, लेकिन किसी नई सेवा के लिए कोई नई सेवा आई है, उस नई सेवा में अगर व्यय को परिकल्पित करने के लिए जो हम फिर राशि अतिरिक्त हम लेते हैं तो उसे बोलते हैं अपन अतिरिक्त अनुदान यानी कह सकते हैं ये तब प्रदान की जाता है, ध्यान रखेंगे, अतिरिक्त अनुदान तब प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ जाए। यानी जब अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ जाए तो उसे बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। और जब पूरक अनुदान की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। फिर होता है एक और होता है अधिक अनुदान। देखो दोनों तीनों एक से थोड़ा बहुत संबंधित है, लेकिन आप थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। अधिक अनुदान में क्या होगा, इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है। पता चला किसी सेवा के लिए आपको 5 करोड़ मिले और आपने खर्च कर दिए 7 करोड़, यानी कि अधिक खर्च कर दिया आपने, तो अधिक कर दिए तो फिर वो पैसे लेने लेंगे, अधिक अनुदान जो है मांगा जाता है, ठीक है। तो जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है तब वो अपन क्या करते हैं, अधिक अनुदान की मांग करते हैं। फिर होता है एक प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है साथियों, ये एक आकस्मिक रूप से धन की जो अत्यधिक हो जाता है, कमी हो जाती है, कहीं पर दिक्कत हो जाता है, वहाँ पर करने के लिए साथियों। यानी कि प्रत्यानुदान क्या है, ध्यान से सुनिए, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तब यह प्रत्यानुदान आता है। यानी कि आकस्मिक व्यय, तत्काल जो व्यय करने के लिए प्रत्यानुदान होता है। और यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक भी होता है, क्योंकि साथियों आप सोचो अचानक से कहीं बाढ़ आ गई है ना, बाढ़ आ गई है ना, कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं सूखा हो गया, तो उसको लेकर जब व्यय किया जाता है, आकस्मिक व्यय किया जाता है साथियों, ये आपका प्रत्यानुदान के अंतर्गत आता है। और यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक, यानी कि ब्लैंक चेक होता है, उसमें अपने हिसाब से वो कितनी भी राशि लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रत्यानुदान, ठीक है, समझ में आया साथियों। इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। और एक होता है आपका सांकेतिक अनुदान। तो यह अनुदान तब रखा जाता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी कि पहले से प्रस्तावित कुछ सेवाएं हैं लेकिन उसके अलावा किसी सेवा के लिए ले रहे हैं तो वो सांकेतिक अनुदान। लगभग संबंधित है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें क्या है, ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बढ़ते हैं साथियों बजट निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित क्रमानुसार चरण। अब साथियों आपको बता दूं कि जो बजट निर्माण है उस बजट निर्माण की प्रक्रिया में जो सम्मिलित जो क्रमानुसार जो चरण हैं तो वो क्या क्या होते हैं। यानी कि जब बजट निर्माण होता है ना तो उसमें जो चरण होते हैं तो पहले क्या होते हैं, अनुमानों का विवरण होता है। सबसे पहले क्या होते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, भैया इसके लिए इतने रुपए, हर एक विभाग अपना अपना अनुमान लगाता है कि हमें इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए, हमें इतने, यानी कि अनुमान लगा देते हैं। ये अनुमानों का जो विवरण है वो पहले पेश किया जाता है। और अनुमानों के विवरण के बाद में अनुमानों का विभागीय परीक्षण होता है। जैसे अलग अलग विभाग ने अपना अनुमान लगा लिया कि भैया हमें इस सेवा के लिए इतने पैसे चाहिए, इतने इतने पैसे चाहिए, फिर उन अनुमानों का एक विभागीय परीक्षण होता है, विभाग परीक्षण करता है, ठीक है। और ये जब परीक्षण हो जाता है और विभाग के परीक्षण के बाद में फिर वित्त मंत्रालय द्वारा भी परीक्षण किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, बहुत क्रम से चरण बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले होता है अनुमानों का विवरण लगाया जाता है, अनुमान लगाए जाते हैं, उनका विवरण दिया जाता है, अनुमानों का विवरण दिया जाता है, फिर अनुमानों के विवरण का विभागीय परीक्षण किया जाता है, फिर विभागीय परीक्षण के बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण किया जाता है, फिर वित्त मंत्रालय के परीक्षण के बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है ना। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद फिर संसदीय प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि आप जो पढ़ते हैं ना, संसद में बजट आया तो ये तो बहुत बात का चरण है। उसके पहले तो अनुमानों का विवरण होता है, फिर अनुमानों का विभागीय परीक्षण होता है, फिर वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण होता है, फिर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है। और जब मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल जाती है तो फिर संसदीय प्रक्रिया शुरू होती है। और संसदीय प्रक्रिया भी बड़ी लंबी होती है, वो भी मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। और संसदीय प्रक्रिया के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद आपका बजट प्रस्तुत हो जाता है, ठीक है, बजट पेश हो जाता है। इस प्रकार से आप साथियों अभी बताया मैंने कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में जो संसदीय प्रक्रिया है उसका क्रम, संसदीय प्रक्रिया यानी कि आपका जो 5वां चरण है, ये देखो अनुमानों का विवरण, अनुमानों का विभागीय परीक्षण, वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण, मंत्रिमंडल की स्वीकृति, और उसके बाद ये संसदीय प्रक्रिया है। ये संसदीय प्रक्रिया भी 4-5 चरणों में होती है। तो ये क्या होती है साथियों, इसको समझते हैं। देखो संसदीय प्रक्रिया में आप सभी इस चरण को आप जानते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में जो संसदीय प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि पहले सामान्य वाद विवाद होता है। पहले क्या होता है साथियों, संसदीय प्रक्रिया में जो है पहले वाद विवाद होता है, सामान्य वाद विवाद होता है। ध्यान रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य वाद विवाद में क्या होता है, सामान्य में वाद विवाद में संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने वाले दिन वाद विवाद न होकर 1 सप्ताह बाद ही कोई तिथि निश्चित की जाती है। ध्यान रखना साथियों, संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने वाले दिन वाद विवाद न होकर 1 सप्ताह बाद ही कोई तिथि निश्चित की जाती है। और निश्चित तिथि को बजट के मूल सिद्धांतों और नीतियों के संबंध में ही सामान्य वाद विवाद होता है। और इस सोपान में जनमत के आरोप भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
सामान्य वाद विवाद का समय 2 या 3 दिन निर्धारित किया जाता है और यह विवाद संसद के दोनों सदनों में होता है। ठीक है, और यह विवाद संसद के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो सामान्य वाद विवाद समझ में आया आपको? सामान्य वाद विवाद होता है और ये जब सामान्य वाद विवाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो जाता है, ठीक, उसके बाद में क्या होता है, मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। मतदान प्रक्रिया ध्यान रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतदान प्रक्रिया में क्या होता है, सामान्य वाद विवाद के बाद लोकसभा में प्रत्येक विभाग के व्यय संबंधी मांगों पर विचार किया जाता है और संसद के सदस्यों को इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और वाद विवाद समाप्त हो जाने के बाद मतदान किया जाता है। और साथियों, मतदान प्रक्रिया में जो स्वीकृत मांगे होती है उनको ही क्या बोलते हैं अपन? अनुदान बोलते हैं। मतदान प्रक्रिया में जो स्वीकृत मांगे हो जाती है उनको अनुदान कहते हैं। अनुदान आपके इसमें लगा हुआ है। और ध्यान रखना, लोकसभा किसी भी विभाग की मांगों को कम या संशोधित कर सकती है पर उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। यानी कि लोकसभा में जब ये जाएगा ना ये मांगे, तो इन मांगों में लोकसभा क्या कर सकती है, कम कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उनमें वृद्धि नहीं कर सकती। यानी कि किसी विभाग ने मांगे हैं 5 करोड़ किसी कार्य के लिए, तो उसको 5 से 4 करोड़ कर सकते हैं, उसमें और भी कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसको 5 से 6 करोड़ या 5.5 करोड़ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और किसी मांग में कटौती किए जाने को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और ये कटौती प्रस्ताव भी आपको पता है 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नीति संबंधी कटौती, है ना। नीति संबंधी कटौती में क्या होता है, राशि 1 रुपये कर दी जाती है। और एक होती है आपकी सांकेतिक कटौती, इसमें मांग को 100 रुपये की, मांग में 100 रुपये की कमी कर दी जाती है, जिसे बोलते हैं सांकेतिक कटौती। और एक होता है मित व्ययता संबंधी कटौती, इसमें विभाग को बोल दिया जाता है कि आपको इतनी ही राशि दी जाएगी। तो ये होती है मित व्ययता संबंधी कटौती। तीनों कटौती ध्यान से सुन लेंगे। एक होती है सांकेतिक कटौती, जिसे एक होती है सांकेतिक कटौती जिसे प्रतीक कटौती भी बोलते हैं, इसमें मांग में 100 रुपये की कमी कर दी जाती है। फिर होती है आपकी नीति संबंधी कटौती, इसमें राशि 1 रुपये कर दी जाती है। और एक होती है आपकी मित व्ययता संबंधी कटौती, इसमें बोल दिया जाता है कि विभाग को आपको इतनी राशि ही दी जाएगी, मतलब उन्होंने बोला कि इतने दिन मिलना है कि नहीं, इतने नहीं, आपको इतनी ही मिलेगी। तो ये होती है आपकी मित व्ययता संबंधी कटौती। ठीक है साथियों, तो पहले सामान्य वाद विवाद होगा, फिर मतदान प्रक्रिया होगी, और ये दोनों काम होने के बाद साथियों फिर आएगा आपका विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है, ध्यान रखना साथियों, एक बिल्कुल कम शब्दों में बता दूं। विनियोग मतलब विनियोग विधेयक और देखो वित्त विधेयक में आपको अंतर पता होना चाहिए। पहले ध्यान रखना, विनियोग विधेयक आता है, फिर बाद में वित्त विधेयक आता है। ठीक है, तो विनियोग विधेयक में क्या होता है, ध्यान रखना, यदि विनियोग विधेयक जो होता है उसमें क्या होता है, प्रशासनिक विभागों को धन व्यय करने की अनुमति। ध्यान रखना साथियों, ये जो है विनियोग विधेयक, ये क्या करता है, प्रशासनिक विभागों को धन व्यय करने की अनुमति देता है। समझ में आ रहा? यदि विनियोग विधेयक प्रशासनिक विभागों को धन व्यय करने की अनुमति या राजकोष से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो वहीं साथियों वित्त विधेयक जो है आपका, वो धन को संग्रह करने की जो है विवरण देता है, धन का संग्रह करने के साधनों के बारे में बताता है। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि विनियोग विधेयक जो है आपको खर्च करने की बात करता है, तो वहीं वित्त विधेयक आपको जो है सरकार की आय के बारे में बात करता है। समझ में आया बात आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी। ये विनियोग विधेयक जो है साथियों प्रस्तुत किया जाता है। और ध्यान रखना, विनियोग विधेयक जो है साथियों, ये स्थायी कोष पर आश्रित धन को व्यय करने के लिए लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ये पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, ध्यान रखना। और राज्यसभा में फिर बाद में जाता है। राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण तो होगा, वो सिर्फ 14 दिन के लिए होगा, सिर्फ 14 दिन के लिए होगा, ध्यान रखना। राज्यसभा में कोई भी वित्त विधेयक हो या विनियोग विधेयक हो, ये प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ये किसी भी विधेयक को राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन से अधिक आप अपने पास में 14 दिन के अंदर ही अपने पास में रखती है और फिर वो भेज देती है। 14 दिन के अंदर में उनको पास करना होता है। ठीक है, राज्यसभा को, चाहे वो वित्त विधेयक हो या विनियोग विधेयक हो। और राज्यसभा को वित्त विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु वह निर्धारित समय के अंदर वाद विवाद या सुझाव प्रस्तुत कर सकती है और लोकसभा इन सुझावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है। याद रखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा को वित्त विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु वह निर्धारित समय के अंदर वाद विवाद या सुझाव प्रस्तुत कर सकती है और लोकसभा इन सुझावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यानी कि साथियों पहले सामान्य वाद विवाद होगा, फिर मतदान प्रक्रिया होगी, फिर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, फिर इसको राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण होगा जो कि 14 दिन के अंदर ही उनको वापस भेजना होता है। फिर वित्त विधेयक प्रस्तुत होता है। मैंने बताया विनियोग विधेयक जो है आपका खर्च करने के लिए, तो वित्त विधेयक वहीं आय, सरकार की आय के बारे में, आय के स्रोतों के बारे में, आय के साधनों के बारे में बताने के लिए। और फिर राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं साथियों, तो आपका ये बजट का निर्माण हो जाता है। तो बजट निर्माण के चरण समझ में आए आपको? पहले सामान्य वाद विवाद, फिर मतदान प्रक्रिया होगी। पहले वाद विवाद कर लेंगे उस बजट को लेकर, फिर मतदान हो जाएगा, और मतदान होने के बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा, और उसके बाद में राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण होगा, फिर वित्त विधेयक, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। इस प्रकार से साथियों आपका ये पूरा ही सभी चरण एक क्रम से ही है, आपको मैंने बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, अब बढ़ते हैं अपन वित्तीय प्रबंध के भाग। साथियों आपको पता है वित्तीय प्रबंध भी आपके इसमें लगा हुआ है। तो वित्तीय प्रबंध जो है ना, आप देखेंगे आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके क्या इसके भाग हैं और क्या 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 भाग है और किस प्रकार से क्रम बनता है। तो साथियों ध्यान रखना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका, जो वित्तीय प्रबंध है, उसमें पहले बजट की तैयारी की जाती है। बजट की तैयारी करने के बाद बजट की संसद में स्वीकृति की जाती है और बजट पर फिर क्रियान्वयन किया जाता है, फिर कोष का प्रबंध किया जाता है और लेखांकन और लास्ट में लेखा परीक्षा किया जाता है। साथियों आपके इसमें लेखांकन और लेखा परीक्षा भी लगा हुआ है। ये जितने भी चरण हैं बहुत क्रमानुसार
मैंने दिए हैं, याद रखना। लेखांकन और लेखा परीक्षा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी आपका, क्योंकि आपके इसमें लगा हुआ है ना। अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण भी आपका, अंकेक्षण इसमें लगा हुआ है और वार्षिक प्रतिवेदन भी लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए अंकेक्षण क्या होता है। तो ध्यान रखना साथियों, अंकेक्षण से आशय है लेखों की सत्यता की जाँच करना, जो लेखे हैं ना उसकी सत्यता की जाँच करना। अगर किसी संस्था ने, है ना, किसी विभाग ने अगर अपने साल भर में जो भी खर्चे करे हैं तो वो सही करे कि नहीं करे, ऐसा नहीं गलत बता दिया गया है, तो इसकी जांच करने के लिए अंकेक्षण किया जाता है। और वार्षिक प्रतिवेदन क्या है आपको सभी को पता है साथियों। वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब है साल भर में जो भी कार्य करें, है ना, तो उसको एक रिपोर्ट बनाई जाती है ना, और वो किसी हर संस्था से संबंधित व्यक्ति को फिर क्या करते जाती है, उनको दी जाती है। तो ये होता है साथियों वार्षिक प्रतिवेदन। तो अंकेक्षण और वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था वो भी। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक राज्य या देश की सरकार के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। एक राज्य या देश की सरकार के द्वारा, सोचो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाएगा, है ना, जो कि सामाजिक उद्देश्य या सार्वजनिक लोगों की भलाई के लिए लिया जाएगा, तो उसे बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। ये आपके इसमें लगा हुआ है, लोक ऋण या सार्वजनिक ऋण, है ना साथियों, पब्लिक डेब्ट। तो ये क्या होता है, ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर सरकार क्या होता है, सरकार जो होती है आपकी, है ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो क्या करती है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो ऋण लेती है उसे बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। ध्यान रखना साथियों, एक राज्य या देश की सरकार के द्वारा लिया गया ऋण ही आपका लोक ऋण या फिर सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेब्ट कहलाता है। सार्वजनिक ऋण जो है वह उधारी है जो सरकार जनता से, बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से या अन्य देशों से लेती है। और ध्यान रखना साथियों, जब ये अपने देश के लोगों से, देश की संस्थाओं से ही लेते हैं तो इसको बोलते हैं आंतरिक ऋण। और यही ऋण जब अपन बाहरी देश से, बाहरी संस्थाओं से, विदेशी संस्थाओं से, है ना, विदेशी सरकारों से लेते हैं तो उसे बोलते हैं बाह्य ऋण। याद रखना, इस क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऋण क्यों लेती है सरकार साथियों, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है ना, सरकार बहुत सारे काम करती है, तो बहुत सारे काम करती है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको पता है, सरकार की जितनी आय होती है उससे कहीं ज़्यादा तो व्यय हो जाता है। तो फिर आय और व्यय के जो अंतर है उसको पाटने के लिए, आप सोचो अगर सरकार के पास 100 रुपया आ रहा है और सरकार व्यय कर रही है 150 रुपये, तो ये 150 और 100 रुपये का जो अंतर है ना, आप खुद सोचो, आपके पास अगर 100 रुपया आ रहे हैं और आप खर्च कर रहे हो 150 रुपये, तो ये 50 रुपये कहाँ से लाओगे आप, 150 और 100 के बीच में जो अंतर है। तो इसको करने के लिए सरकार यहाँ पर ऋण लेती है। ध्यान रखना, और काय के लेती है, लोगों की भलाई के लिए लेती है। अगर बात करें उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखें, प्रस्तावित खर्च और प्रत्याशित आय के बीच अंतर को पाटने के लिए सरकार ऋण लेती है। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करने के लिए, है ना, सरकार ऋण लेती है। जो मुद्रास्फीति है इसकी स्थिति को दूर करने के लिए भी ऋण लेगी सरकार, और विकास योजनाओं के लिए भी धन जुटाती है सरकार। यानी कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं साथियों जिसके लिए सरकार यहाँ पर ऋण लेती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये लोक ऋण भी आपके इसमें लगा हुआ था, तो इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी चर्चा कर दी है, ठीक है साथियों। बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ साथियों, तो आपसे निवेदन है कि आप साथियों क्या करें, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर इसे भेजें। आपको बताऊँ साथियों, यहाँ पर बजट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँ कि एमपी का जो बजट है 2022-23 में कुछ महत्वपूर्ण बातें उच्च शिक्षा से संबंधित वो आप सुन लेंगे, ठीक है, वो आप सुन लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, सुन ले। बजट से संबंधित जो एमपी बजट है 2022-23 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान है कि उच्च शिक्षा विभाग के लिए इसमें ध्यान रखेंगे 3513 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उच्च शिक्षा आपकी इसमें सीधा लगा हुआ है, तो पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा विभाग के लिए 3513 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना। और साथियों आपका इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रीवा विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है साथियों। कहाँ कहाँ पर, इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में, जबलपुर में, रीवा में, जो भी आपके जो प्रमुख विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी, सागर को छोड़कर, क्योंकि सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो आपके इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रीवा है, इनमें इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। ये भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है साथियों। और ध्यान रखना साथियों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 104 शासकीय एवं 30 निजी विश्वविद्यालय हैं जिनको नेक द्वारा मान्यता प्राप्त है। 104 शासकीय और 30 निजी विश्वविद्यालय जिनको नेक द्वारा मान्यता प्राप्त है। और एमपी बजट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात मैंने पहले बताई कि मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 474 है ना 474 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, ये पूछ सकता है सीधे सीधे कि मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 474 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम कब अस्तित्व में आया। ध्यान रखना साथियों, मध्य प्रदेश में भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों। अब ये क्या है, क्यों लाए गए, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के संबंध में सही बातें बताओ, ये सही बातें क्या है।
तो साथियों आपको बता दूं, ये जो क्रय नियम 2015 जो आए हैं ना साथियों, ये इसके लाने के दो उद्देश्य मुख्य है। पहला उद्देश्य तो ये है कि शासकीय क्रय में, जो शासकीय क्रय करें ना, जो सरकारी खरीदारी करें, उस सरकारी खरीदारी में कार्यकुशलता हो, समयबद्धता हो, मितव्ययिता हो, पारदर्शिता हो, प्रतिस्पर्धा, ये सभी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। और दूसरी बात, इसके साथ ही साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियम लाया गया। देखो साथियों, अगला इसमें दे रखा है, ये दो बात तो सही हो गई। तीसरी बात है, यह नियम मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों तथा शासन की 50% से अधिक अंशधारिता वाले समस्त उपक्रमों, निगमों, मंडलों, विपणन संघ, सहकारी संस्थाओं, मंडी बोर्ड, कृषि उपज समितियां तथा पंचायत एवं नगरीय निकायों पर प्रभावशील होंगे। इनकी उपरोक्त सभी बातें सही है। अब साथियों आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को लाने का उद्देश्य क्या है। दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहली बात साथियों कि जो सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी जो बहुत सारे जो संघ हैं साथियों, जो सरकारी जो खरीदारी करते हैं ना, उसमें कार्यकुशलता आए, समयबद्धता आए, मितव्ययिता आए, है ना, पारदर्शिता आए, प्रतिस्पर्धा बढ़े इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को लाने के लिए साथियों एक तो ये लाया गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो आप देखेंगे कि लघु जो उद्योग हैं, ये सूक्ष्म तथा लघु उद्योग है, इनको बढ़ावा देने का उद्देश्य भी है। इनको मतलब यहाँ पर क्या है साथियों, अगर आपको सरकारी खरीदारी करनी है, आप सोचो अगर आप कहीं सरकारी कर्मचारी हैं या आप कहीं सरकारी संस्थान में हैं, तो आप जो खरीदारी करोगे ना, तो उसमें ये बोला गया है नियमों में कि आप जो खरीदारी करोगे तो उसमें इतने रुपए तक की खरीदारी आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको करना है तो आपको निश्चित जो है उन्होंने बता दिया कि इन उद्योगों से करना पड़ेगी, है ना, ताकि इन उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। ठीक है साथियों, ये चीज़ें भी है। और दूसरी बात, इसमें पारदर्शिता है ना, अगर आपको चीज़ खरीदारी करो तो आपको ये चीज़ें लाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें लाई गई। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन में और मैं चर्चा करूँगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, नियम 2015 के नियम 6 के परिशिष्ट अ में 3 संस्थान है तथा परिशिष्ट ब में 1 संस्थान है, अतः निम्न में से कौन सा संस्थान जो है परिशिष्ट ब में। अब साथियों आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर क्या करा है, नियम 2015 में एक 4 संस्थान जो इन्होंने आरक्षित कर लिए गए हैं कि इन चारों संस्थानों से आपको अगर कुछ खरीदना हो, अगर सरकारी खरीदारी करना हो तो आपको इन चारों से खरीदना होगा। यानी कि साथियों, अगर आपको दैनिक यूज के सामान खरीदना हो, चाहे उसमें अचार हो, पापड़ हो, कपड़े हो, ये दैनिक यूज के जो सामान खरीदना हो साथियों, तो दैनिक यूज के जो सामान है आपको जो ऊपर वाले जो 3 दे रखे हैं ABC, इनसे खरीदना है। यानी कि संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम से, या मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित से, या मध्य प्रदेश खाद्य तथा ग्रामोद्योग उद्योग बोर्ड से। इन 3 संस्थानों से आपको क्या करना है, जो दिन प्रतिदिन के जो सामान है, दैनिक यूज के सामान है, वो आपको खरीदना है। ये इस नियम में बताया गया है। ठीक है साथियों, और ये परिशिष्ट अ में है, नियम 6 के परिशिष्ट अ में। और ये पूछ रहा परिशिष्ट ब में क्या है, तो परिशिष्ट ब में है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित। ठीक है साथियों, इसमें जो बड़े सामान होते हैं ना, जैसे स्टील का सामान हुआ या कुछ अन्य सामान हुआ, ये सभी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित से खरीदे जाते हैं। ठीक है साथियों, ये नियम किस में, ये पूछ सकते हैं नियम 6 में। और ये 4 संस्था, ये चारों संस्थाओं को क्या करा है साथियों, यहाँ पर इन चारों संस्थाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षित किया है, यानी कि इनको बढ़ाने के लिए। आप सोचो अगर इनको आरक्षित कर दिया गया, इनको सामान खरीदेंगे तो किन से खरीदेंगे, इनसे खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, ये भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर इनसे खरीदने वाली एक जो है वो बात बता रहे ना कि यहाँ पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, तो ये देखो इन चारों को आरक्षित कर दिया गया है, तो ये आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जब इन सरकारी खरीदारी करेंगे तो अगर इनसे खरीदेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगी साथियों, यहाँ पर कार्यकुशलता आएगी, मितव्ययिता आएगी, पारदर्शिता आएगी, है ना, प्रतिस्पर्धा भी आएगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, एक और चीज़ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अगर बिना कोटेशन के, इसको करने से पहले आपको बता दूं साथियों, आपको पता है साथियों, यह वीडियो में डबल बना रहा हूँ। पहले वीडियो पूरा बन गया था, पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो साथियों एक तो इच्छा कर रही थी कि यार अभी नहीं बनाऊँ, लेकिन साथियों आपको इसी प्रकार से फिर मेरा विचार आया मन में कि नहीं यार बनाते हैं। तो एक लगभग आप देखें वो वीडियो लगभग 45 मिनट का हो चुका था, और पता चला कि मैंने जब वापस उसको देखा साथियों, तो पता चला कि वो वीडियो जो है बनाई नहीं, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो वापस डबल बनाया साथियों। तो साथियों इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये स्लाइड में, और इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिए, उससे हम क्या होता है, हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है साथियों, और मैंने डबल वीडियो वापस 1 घंटा वापस लगेगा और वापस बनाया साथियों। तो आपसे निवेदन है कि अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें साथियों, बहुत मेहनत लगी है। मैं आपसे कोई ये नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत करी है मैंने, इस मेहनत का आपको बिल्कुल आपको क्रेडिट देना है। और आपको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है साथियों, एक अच्छी सी कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं साथियों। वो एक पंक्ति याद आ रही मेरे को रामचंद्र जी की, है ना, राम की शक्ति पूजा की, कि एक वो मन था जो राम का नहीं थका। यानी कि क्या होता है साथियों, राम की शक्ति पूजा, जब नवरात्रि में राम जब शक्ति पूजा करते हैं ना, आपको पता है रावण से जब युद्ध लड़ रहे थे ना राम, तो राम की शक्ति पूजा में यहाँ पर बताया, एक जो ग्रंथ है राम की शक्ति पूजा, उसमें बताया है कि राम को भी ऐसा लगने लग गया था कि यार ऐसा लग रहा है कि यार रावण मेरे से जीत जाएगा, रावण जो है मुझे जो है पराजित कर देगा। लेकिन उनका एक मन तो बोलता था कि नहीं यार हम जीत लेंगे। तो वो एक जो मन था वो पराजित नहीं हुआ उनका, और वही मन जो है उनको आगे ले गया। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा साथियों, आपका भी एक जो मन है ना साथियों, उस मन को बनाए रखिए। आपका बहुत सारा मन तो कहेगा अरे यार पता नहीं क्रैक होगा कि नहीं होगा, हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन
साथियों आपको मन बनाए रखना है। और अगर आपका मन बनाएगा, अगर आपका एक मन अगर नहीं थकेगा साथियों, तो निश्चित रूप से आपकी जीत क्लियर होगी साथियों। ठीक है, जिस प्रकार से साथियों अभी मैंने भी क्या करा, मैं सोच रहा था कि यार वीडियो वापस 1 घंटा फिर लगेगा यार, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर साथियों मन हुआ कि नहीं यार, एक मन वही था, बहुत सारे विचार तो आ रहे थे अब छोड़ो फिर बाद में बनाएंगे, लेकिन एक मन फिर बोला, एक मन ने क्या बोला कि नहीं यार बनाते हैं। तो साथियों फिर एक मन किया और मैंने फिर वापस ये वीडियो बनाया और आपके सामने लगभग बन ही गया है। ठीक है साथियों, तो अब अगला यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बिना कोटेशन के कितने रुपए तक की अनारक्षित सामग्री क्रय की जा सकती है, बिना कोटेशन के। ध्यान रखना साथियों, अब यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया है इस नियम में कि आपको इतने रुपए तक की राशि जो है क्रय कर सकते हो, आप इतने रुपए की जो चीज़ें खरीद सकते हो, या इतने रुपए की कहाँ से खरीदना, अगर इतने रुपए से ज़्यादा की खरीदते हो तो कहाँ खरीदना पड़ेगा, किससे अनुमति लेना पड़ेगा, इन्होंने सब बताया है इन नियम में। तो ये याद रखना साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना साथियों, 20,000 रुपये यानी कि 20,000 रुपये तक की अगर कोई आपको सामग्री क्रय करना है, तो वो अनारक्षित सामग्री क्रय करना हो तो आपको किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और बिना कोटेशन के आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखना साथियों, ये नियम 9 में है। नियम 9 के तहत बताया गया है कि बिना कोटेशन के 20,000 रुपये तक की अनारक्षित सामग्री क्रय की जा सकती है, यानी कि जो अनारक्षित, जो आरक्षित नहीं की गई है वो सामग्री 20,000 रुपये तक की आप कर सकते हो, क्रय कर सकते हो, इससे ज़्यादा की नहीं कर सकते हो। फिर आगे साथियों अगला इसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको 20,000 से 1 लाख तक की अगर राशि से अगर कोई सामान खरीदना है तो आपको विभागीय क्रय समिति का क्या करना पड़ेगा, आपको विभागीय क्रय समिति की अनुमति लेना पड़ेगा, विभागीय क्रय समिति के पास जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, 20,000 से 1 लाख तक के लिए आपको विभागीय क्रय समिति के पास जाना पड़ेगा। और साथियों 1 लाख से 5 लाख तक के लिए आपको प्रशासनिक विभाग के पास जाना पड़ेगा। और 5 लाख से अधिक के लिए आपको टेंडर जारी करना पड़ेगा। ध्यान रखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मतलब आपको अगर 1 लाख से 5 लाख तक रुपए के लिए अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना है, प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर 5 लाख से अधिक के लिए अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो आपको टेंडर जारी करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं खुली निविदा। और साथियों टेंडर जारी करने के कुछ प्रावधान है, वो भी ध्यान से सुन लो। आपको समझ में आ गया? देखो 20,000 तक की अगर आपको खरीदारी करनी है, सरकारी खरीदारी करनी है, तो आपको उसके लिए साथियों किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और बिना कोटेशन के भी आप कर सकते हो। और वहीं बात करें 20,000 से 1 लाख के लिए, तो उसके लिए विभागीय क्रय समिति के पास जाना पड़ेगा। और 1 लाख से 5 लाख तक के लिए प्रशासकीय जो विभाग है उसके पास जाना पड़ेगा। और 5 लाख से अधिक के लिए आपको टेंडर जारी करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए साथ, ये टेंडर को खुली निविदा बोलते हैं। टेंडर समझ रहे हो आप, यानी कि ज़्यादा पैसे की अगर कोई सामग्री खरीदना हो आपको टेंडर जारी करना पड़ेगा। और आपको टेंडर जारी करते समय आपको ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि खुली निविदा आमंत्रित करने के संबंध में 5 लाख रुपए से जब अधिक राशि के लिए जब हम टेंडर जारी करते हैं तो उस टेंडर की जानकारी, इस निविदा के बारे में व्यापक रूप से आपको एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और दो जो हैं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आपको विज्ञापन निकालना पड़ेगा। यानी कि देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं साथियों, क्योंकि है ना, ऐसा नहीं हो कि अपन अपने वालों को किसी को टेंडर दे दें। ऐसा ही होता है आजकल, तो आपको पता ही है क्या करते हैं, कोई भी शासकीय कर्मचारी है या शासकीय संस्थान है तो अपने वालों को टेंडर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि उसमें फिर पारदर्शिता नहीं रहेगी, वहाँ निश्चित रूप से फिर घपला होगा, घोटाला होगा, भ्रष्टाचार होगा। इसलिए टेंडर जारी करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि आपको एक तो राष्ट्रीय स्तर के किसी भी दैनिक समाचार पत्र में आपको टेंडर जारी करने का एक वो विज्ञापन निकालना पड़ेगा, या फिर 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में भी आपको इसका विज्ञापन निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको विज्ञापन का जो विस्तृत विवरण है वो विभाग के ई पोर्टल पर भी उपलब्ध करवाना है, ये भी ध्यान रखना साथियों। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, घोटाला होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, और इससे लोगों को तक पहुंचेगा, अधिक से अधिक उद्योगी तक पहुंचेगा। और वो उद्योग लोग क्या करेंगे, जो उद्यमी लोग होंगे वो यहाँ पर टेंडर लेंगे। और जब टेंडर लेंगे तो इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो कम में उपलब्ध कराएगा टेंडर फिर उनसे हम टेंडर लेंगे। समझ में आ रहा है? और साथियों एक और बात बता दूँ आपको, यहाँ पर 21 दिन, न्यूनतम 21 दिन का समय दिया जाता है। मतलब टेंडर के भाई 21 दिन के अंदर आप अपने टेंडर जो भी लेना चाहे वो बता सकता है। ठीक है, और साथियों एक और बात बताऊँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा है, मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी है। यानी कि अगर साथियों अगर प्रदेश के बाहर का कोई व्यक्ति अगर टेंडर लेता है ना, अपने यहाँ पर कोई सामान चाहिए, अपने को सोच लो अपने यहाँ पर 7 करोड़ का कोई सामान चाहिए, किसी संस्थान को, किसी सरकारी संस्थान को 7 करोड़ का कोई सामान चाहिए और टेंडर लिया राजस्थान के किसी उद्यमी ने, तो साथियों राजस्थान का कोई उद्यमी जो टेंडर लेगा उसको 100% जो है पूरा टेंडर नहीं देंगे अपन। 7 करोड़ में से कभी भी हम 100% टेंडर उसे नहीं देंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहा है, यहाँ पर प्रावधान है कि प्रदेश के बाहर की इकाई की दर न्यूनतम होने की दशा में 50% क्रय प्रदेश के बाहर की इकाई से तथा शेष 50% क्रय जो है वो न्यूनतम दर पर अपने प्रदेश से करेंगे। यानी कि 7 करोड़ उनको देंगे, उनको सिर्फ 3.5 करोड़ का अधिकतम दे सकते हैं और बाकी 3.5 करोड़ का जो टेंडर है वो अपने यहाँ पर अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं ना, तो वो 3.5 करोड़ का टेंडर चीज़ें उनसे लेंगे, 3.5 करोड़ की अपने यहाँ से लेंगे। लेकिन अगर न्यूनतम दर रही है, मतलब वो चीज़ें कम में बेच रहा है, तो अगर सोचो अगर प्रदेश की कोई इकाई ही, प्रदेश की कोई उद्योग हुआ, प्रदेश का ही कोई उद्यमी हुआ, अगर उस टेंडर को कम रुपये में दे रहा है तो फिर उसको 100% आप क्रय कर सकते हो उससे। ध्यान रखना, प्रदेश का ही है तो उसको 100% उससे क्रय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम के बारे में बताई।
बताई है, मैंने लोक लेखा समिति के बारे में आपको बता दिया है, और एक और आपका इसमें है स्वायत्तता एवं स्ववित्त पोषण का महत्व। तो साथियों आपको पता है स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी है ना, ऑटोनॉमस का क्या महत्व है, ऑटोनॉमी का क्या महत्व है, स्वायत्तता का क्या महत्व आप ही जानते हो साथियों। जब किसी संस्थान को, जब किसी सरकारी संस्थान को या किसी भी संस्थान को अपन कहें, अगर उसको स्वायत्तता दी जाती है साथियों, तो वो खुलकर निर्णय ले सकता है। ध्यान रखना, स्वायत्तता किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है, जिससे निर्णय लेने में क्या आती है, बेहतरी आती है। आप सोचो अगर आपको स्वायत्तता दी जाए कि आपके अपने हिसाब से आप जो है कोर्स चालू कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लोगों को पढ़ा सकते हो, तो जब स्वायत्तता मिलती है ना तो कार्य अच्छा होता है। ध्यान रखना, तो स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी उस शक्ति को कहते हैं जिससे किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। स्वायत्तता संगठन अथवा संस्थाएं स्वतंत्र और स्वशासी होती है, और ध्यान रखना साथियों इसलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सरकार पर इनका वित्तीय निर्भरता नहीं रहेगी, इनका ये महत्व रहेगा। ठीक है, कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा बाजार मांग अनुसार नए कोर्सेज शीघ्र प्रारंभ करने की सुविधा मिल जाएगी, नहीं तो वो फिर दूसरों पर निर्भर रहेंगे, है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपका स्ववित्त पोषण का क्या महत्व है। जब स्ववित्त पोषण रहेगा ना संस्थाओं का, इनका महत्व ये है कि सरकार पर वित्तीय निर्भरता नहीं रहेगी, इनकी खुद ही वित्त पोषित हो जाएंगे ये। कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा बाजार मांग के अनुसार नए कोर्स भी शुरू कर सकेंगे, फिर किसी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इनको। ठीक है, और विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख कोर्सेज उपलब्ध करा पाएंगे, और सरकार पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका स्ववित्त पोषण का जो महत्व है, ये मैंने आपको बताया है। लोक लेखा समिति के बारे में बता चुका हूँ, अंकेक्षण क्या होता है बता चुका हूँ, लेखों की सत्यता की जांच होती है, वार्षिक प्रतिवेदन बताइए हमें, साल भर में जो भी चीज़ होती है उसकी रिपोर्ट जो है लेखा जोखा होता है, वो आपका वार्षिक प्रतिवेदन होता है। अनुदान के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लोक ऋण जो होता है ना, बताया ना, एक राज्य या देश की सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो होता है ना, वो लोक ऋण होता है। और ये सार्वजनिक ऋण वो उधारी है जो सरकार जनता से, बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से, अन्य देशों से लेती है। इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, अपने बजट के बारे में मैंने आपको बताया, बजट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें मैंने, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में आपको बताया है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई है। और साथ ही आपको बता दूँ, यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे ना, तो MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 के नाम से आपको यहाँ पर 10-11, अभी ये भी डाल दूंगा तो 11 हो जाएंगे, 11 वीडियो हो गए हैं। और साथियों इन वीडियो की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इन वीडियो में कम समय में आपको क्या कर दिया गया है, पूरा सार प्रस्तुत कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको मोस्ट IMP MCQ कर दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं, और आपको अगर पार्ट A के भी इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो ही मैं लाऊंगा साथियों। आप कमेंट करिए और बताइए आपको ये कैसे लगे। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आगे भी इसके वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।